अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। क्या अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर रही है? इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाक अफगान ताल्लुकात में इस्तेहकाम कैसे पैदा हो? हॉलीवुड में मुसन्निफों के लिए एक पुरसुकून घर और कराची के एक बुजुर्ग की अनोखी सवारी। ये गाड़ी पूरी मैंने बनाई, यानी जो कंस्ट्रक्शन है जो। G20 सरबराह इजलास में अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात में एक नई पेशरफ्त करार दी जा रही है। ताहम इसमें डिस्कस किए जाने वाले कुछ मौज़ूआत पर अमरीकी सियासी हलकों में बहस जारी है। चलते हैं नीलोफर मुगल के पास कैपिटल हिल पर। नीलोफर, सदर की अपनी पार्टी के कुछ अरकान भी कह रहे हैं कि उन्होंने सदर पुतिन पर शायद ज़्यादा एतबार कर लिया। क्या तफसीलात हैं? जी साकिब, हमने देखा कि गुज़िश्ता साल यहाँ पर अमरीकी इंतखाबात हुए और उसमें रूसी मुदाखलत का मामला जो था वो सामने आया। लेकिन रूसी मुदाखलत का जब मामला सामने आया तो ये मामला अभी यहाँ पर गर्म है। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान जो मुलाकातें हुई, इसमें साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम पर भी बात हुई। इस मामले पर यहाँ पर सियासी हलकों में काफ़ी हलचल मची हुई है। लेकिन जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसके अहदेदारों का कहना है कि अमरीका और रूस के ताल्लुकात में सिर्फ इसी मामले पर को मौजू नहीं बनाना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस पहुंचने के चंद घंटों बाद सदर ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने और सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के मामले को पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप ने ये वाजे करते हुए कि पुतिन ने किसी भी तरह की रूसी मुदाखलत के इल्जाम को मुस्तरद किया है, लिखा कि अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़ा जाए और रूस के साथ तामीरी अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने अमरीका रूस मुश्तरका साइबर सिक्योरिटी मंसूबे का ऐलान किया। ये दौरा मजमूई तौर पर एक नुमाया कामयाबी थी। अमरीकी अहदेदारों ने कहा है कि अमरीका और रूस के सदर ने एक तवील और मुफीद बातचीत की। देखिए कि ये तबादला ख्याल हुआ और इससे क्या नतीजा निकला। उन्होंने इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर बात की, शाम में जंग बंदी पर गौर किया और यूक्रेन और शुमाली कोरिया पर भी बात की। ट्विटर पर रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने रूसी सदर के साथ साइबर सिक्योरिटी पर अमरीकी शराकत दारी की तजवीज़ को शाम के साथ कीमियाई हथियारों के कंट्रोल पर ताउन के मुतरादिफ करार दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकने कांग्रेस एडम शेफ ने ट्वीट किया कि ट्रंप ने उस वक्त अमरीकी पोजीशन को कमजोर कर दिया जब उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात से कबल अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर अमरीकी इंटेलिजेंस पर सवालात उठाए। अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक ट्रंप के नाकिदीन एक अहम बात भूल रहे हैं। हमें बहुत से संजीदा उमूर निपटाने हैं, जैसा कि शाम में जंगबंदी और नो फ्लाई जोन हमारे मफाद में है, और इसके अलावा यूक्रेन और शुमाली कोरिया के मामलात और बैलिस्टिक मिसाइल पर भी सदर तवज्जो दे रहे हैं। एक हफ्ता की तातीलात के बाद काम पर वापस आने वाली अमरीकी कांग्रेस के लिए सेहत आमा की इस्लाहात रिपब्लिकन एजेंडे में सरफहरिस्त हैं। सदर ओबामा की सेहत की इस्लाहात को ख़त्म करने और बदलने के लिए दबाव रुक गया है और माहिरीन का कहना है कि इसके बगैर टैक्स इस्लाहात जैसी दीगर रिपब्लिकन तरजीहात पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। और साकिब, साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम पर रूस के साथ मिलकर काम करने के मामले पर यहाँ रिपब्लिकन्स भी काफ़ी तनकीद करते आ रहे हैं और अब यूँ लगता है कि सदर ट्रंप भी उनके देखते ही देखते पीछे हटना शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि उनका नहीं ख्याल कि वो इस मामले पर यानी साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम पर रूस के साथ काम करना मुमकिन होगा। नीलोफर मुगल हमें बता रही थी ट्रंप पुतिन मुलाकात के बाद वाशिंगटन में सामने आने वाले रद्द-ए-अमल के बारे में। थैंक यू नीलोफर। और सदर ट्रंप के बड़े साहबजादे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने तस्दीक कर दी है कि गुज़िश्ता साल इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी मुलाकात रूसी हुकूमत से राब्ते रखने वाली एक वकील से हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल जून में उस खातून से मुलाकात की हामी ये जानने के बाद भरी कि उसके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनसे हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंच सकता है। इस मुलाकात में उनके साथ सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद थे, जो अब सदर के सीनियर मशीर हैं। ट्रंप जूनियर ने यह भी बताया कि यह मुलाकात उनके वालिद को पार्टी की नामजदगी मिलने के बाद हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस मुलाकात का इल्म नहीं था।
عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ موصل شہر سے نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش کو باہر دھکیل کر شہر کا قبضہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اتوار کی رات موصل کی سڑکوں پر عراقیوں نے داعش سے آزادی کا جشن منایا، جبکہ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی بھی فوج کو مبارکباد دینے کے لیے شہر میں موجود تھے۔ موصل کا بیشتر حصہ لڑائی میں تباہ ہو چکا ہے، جبکہ شہر کے قدیم علاقے میں لڑائی اب بھی جاری ہے۔ داعش نے جون 2014 میں موصل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد عراق اور شام کے دوسرے علاقوں میں قبضہ کر کے نام نہاد خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ عراقی فوج پچھلے سال اکتوبر سے موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے میں مصروف ہے، جس میں سے امریکی فضائیہ، کرد پشمرگہ افواج سمیت مقامی شیعہ اور سنی جنگجوؤں کی مدد بھی حاصل ہے۔ ایک طرف عراق سے داعش کا صفایا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب افغانستان اور ساتھ ہی پاکستان میں اس دہشت گرد تنظیم کا بڑھتا ہوا اثر ایک پریشان کن حقیقت بن کر ابھر رہا ہے۔ پاک افغان خطے میں امن کے لیے تعاون پر کابل اور اسلام آباد دونوں میں بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن دونوں ملکوں کو قریب کیسے لایا جائے، اس سوال کا جواب اب صرف واشنگٹن نہیں بیجنگ میں بھی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تفصیلات صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور افغانستان دو ایسے پڑوسی ملک جن کی تاریخ، زبان، ثقافت اور روایات کے اعتبار سے انہیں بھائی بھائی کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ دیکھیں تو دونوں ملکوں کے تعلقات شروع ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ افغانستان کے بہت سے مسائل ہیں، پاکستان ان کی وجہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے حل کا ذریعہ بھی۔ پچھلے 2 برسوں میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ پچھلے ماہ افغان صدر نے پاکستان آنے کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور اس ماہ ہونے والے کابل دھماکے کے بعد دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں مختلف گروپس ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ سویلین حکومت امن قائم کرنے میں پرخلوص ہو اور امن قائم کرنے کے عملی طریقے ڈھونڈ رہی ہو، لیکن انٹیلیجنس کمیونٹی میں اور دوسرے ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جن کا مفاد اس کے برعکس ہو۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کی کچھ پریشانیوں کا ذمہ دار ضرور ہے، لیکن افغانستان کے برے حالات کی تمام ذمہ داری پاکستان پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ پاکستان کو اس کا حصہ ماننا پڑے گا۔ تمام ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے سے یہ محض جذباتی بحث بن جاتی ہے۔ بے شک آپ پاکستان کو اپنے ساتھ ہونے والی کچھ چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں، لیکن اسے معاشی اور تجارتی معاملات میں ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ پاکستان کو افغانستان اور ہندوستان کے بڑھتے ہوئے روابط پر تشویش رہی ہے، لیکن ہندوستان کی منڈیوں میں افغان اشیاء مثلا قالین اور زراعت کی تقریباً $1 ارب سالانہ کی مانگ موجود ہے، لیکن افغان برآمدات کو وہاں تک پہنچانے کا سب سے سستا رستہ پاکستان کے ذریعے ہے۔ کوئی بھی دیر پا حل ڈھونڈنے کے لیے افغانستان کی خود انحصاری ضروری ہے، اور وہاں موجود قدرتی ذخائر کے حصول کے لیے براہ راست سرمایہ کاری درکار ہوگی، جس کے لیے پاکستان کے ساتھ برآمدات کھولنا ضروری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری لانے اور خطے میں امن کی ایک اور کوشش حال ہی میں چین کے وزیر خارجہ کے دونوں ممالک کے دورے سے شروع کی گئی۔ یقیناً یہ جو انیشیٹو ہے یہ ایک کام آمد انیشیٹو ہے، لیکن اس کی ایفیکٹونیس اور کامیابی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے کس طریقے سے کوآپریٹ کریں گے اور کس قسم کے گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان کو خطے میں نئے اقتصادی مواقع سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور تجارت بحال ہوں۔ اس پر دونوں ملکوں کا استحکام اور خصوصاً افغانستان کی معیشت کا انحصار ہے۔ دوسری جانب ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کو امریکہ سے تقریباً $6 ارب سالانہ کی سویلین اور ملٹری مد میں ملنے والی امداد کی وجہ سے بھی افغانستان خود پر سمجھوتا کرنے کا دباؤ محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر اس ایڈ کو مشروط کر دیا جائے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ افغانستان بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوگا اور نئی پالیسیز کی طرف دھیان دے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان امن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے خراب حالات کا فائدہ صرف انہی قوتوں کو ہے جنہیں دونوں ممالک خود ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور GIT کی رپورٹ پاکستانی سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر آج معروف شاعر احمد نسیم قاسمی کی زندگی کے بارے میں ایک تفصیلی فیچر بھی موجود ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں۔ شام کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں قائم کی جانے والی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جنیوا میں شروع ہو گیا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اقوام متحدہ میں شام کے سفیر کی قیادت میں شام کا ایک وفد مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शदीद बारिशों ने सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर ली। 1 घंटे में रिकॉर्ड की जाने वाली 49 मिलीमीटर बारिश के नतीजे में पेरिस के 2 मेट्रो स्टेशन पानी से भर गए। अमेरिका और कनाडा में जंगल में लगने वाली आग ने रिहायशी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। कैलिफोर्निया और नेवाडा में 7000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कनाडा में 200 मकामात पर लगने वाली आग से सैकड़ों घर और इमारतें तबाह हो गई हैं। जापान में आर्ट एक्वेरियम की 10वीं सालगिरह के मौके पर समुद्री हयात से तैयार किए जाने वाले आर्ट वर्क को नुमाइश के लिए पेश किया गया। आर्ट एक्वेरियम में 8000 गोल्डफिश की हरकत को LED लाइट्स की मदद से नुमाया किया गया है। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत शेयर की जा रही है कि अफगानिस्तान में लड़कियों की एक टीम को अमेरिका में रोबोटिक्स के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए वीज़ा नहीं दिया गया, जिसकी खातिर उन्होंने 2 मरतबा सूबे हेरात से काबुल तक का खतरनाक सफर भी किया था। लेकिन लड़कियां हैं बहुत ज़हीन, वो खुद तो नहीं आ सकी, लेकिन मुकाबले में उन्होंने अफगानिस्तान की शिरकत फिर भी यकीनी बना दी। ये 6 लड़कियां अफगानिस्तान की पहली रोबोटिक्स टीम की रुकन हैं। इन्हें मगरबी सूबा हेरात में 10 स्कूलों की हुनरमंद तालिबात में से चुना गया है। अगरचे वाशिंगटन आने के लिए इन्हें वीजा नहीं दिया गया, टीम ने फख्र से अपना रोबोट इस मुकाबले में भेज दिया है। हमारा रोबोट रंग को पहचान सकता है और बॉल उठा सकता है। ये जितनी ज्यादा बॉल उठाता है, इसका स्कोर बढ़ता जाता है। हम खुश हैं कि अफगानिस्तान इस मुकाबले में शिरकत करेगा। टीम की रुकन लीदा कहती हैं कि वीजा न मिलने को उन्होंने अपने लिए रुकावट नहीं बनने दिया। जब हमें वीजा नहीं मिला तो हम परेशान हो गए, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा। हमने ट्रेनिंग दी और अपना रोबोट बनाकर अमेरिका भेज दिया। हमने साबित कर दिया कि अफगान लड़कियां ये कर सकती हैं। हम पीछे नहीं हटे, हम अपना रोबोट बनाते रहे और अब इसे मुकाबले के लिए भेज दिया। इन बच्चियों को वीजा न मिलने की खबर अमेरिका भर में सुर्खियों में रही। साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने एक फेसबुक अपील में महकमा खारजा से कहा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। तवक्को की जा रही है कि ये लड़कियां कम से कम वीडियो लिंक के जरिए बॉल चुनने वाले अपने रोबोट को पलेदा देख सकेंगी। अफगान रोबोटिक्स टीम को वीजा ना मिलने की खबर पर अमेरिकी सोशल मीडिया में भी लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। ये तालिबात फर्स्ट ग्लोबल चैलेंज नामी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आना चाहती थी, जिसका मकसद नौजवानों की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के शोबों में दिलचस्पी को फरोग देना है। मुकाबला 16 से 18 जुलाई के दरमियान यहीं वाशिंगटन DC में होगा। और आज जब अमेरिका समेत कई मुल्कों में दाखिली सिक्योरिटी को अहमियत देते हुए वीज़ों के इजरा में इंतहाई एहतियात बरतने पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे लोगों की कहानियाँ नई अहमियत अख्तियार कर चुकी हैं जो दूसरी जंग अजीम में नाज़ियों के जुल्म से बचने के लिए पनाह तलाश कर रहे थे। ऐसी ही एक बच्ची थी एन फ्रैंक, जिसकी डायरी 75 साल बाद भी न सिर्फ उसके एहसासात को जिंदा रखे हुए है, बल्कि तारीख के एक स्याह दौर का बेहतरीन रिकॉर्ड भी पेश करती है। मुझे उम्मीद है कि मैं तुमको अपनी सब बातें बता सकूंगी। मैंने इससे पहले कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे लिए सुकून और सपोर्ट का बायस होगी। एन फ्रैंक एक आम टीनेजर की तरह नेदरलैंड्स में जिंदगी गुजार रही थी जब उन्होंने अपनी 13वीं सालगिरह पर तोहफे में मिलने वाली डायरी में पहली तहरीर लिखी। उनके खानदान ने हिटलर के इख्तिदार में आने के बाद फ्रैंकफर्ट से नकल मकानी की और उन्होंने 5 जुलाई 1942 में डायरी लिखनी शुरू की, जिसके कुछ ही अरसे बाद उनके खानदान को बताया गया कि उन्हें वेस्टरबोर्ग कंसंट्रेशन कैंप मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस डायरी में आज से 75 साल पहले लिखी गई उनकी शुरू की तहरीरों में एक नॉर्मल जिंदगी की आखिरी झलक नजर आती है। एक ऐसी लड़की की जिसकी सहेलियां थीं, जिंदगी के मंसूबे थे और खाने पीने की फिक्र नहीं थी, और फिर उनकी जिंदगी अचानक इतनी बदल गई कि उन्हें छुपना पड़ा। एम्स्टरडैम का ये कमरा एन और उनके दूसरे यहूदी दोस्तों के छुपने की जगह बना। ये बुक शेल्फ इस कमरे के दरवाजे को छुपा लेता था, जहां एन ने घंटों अपनी ख्याली दोस्त केटी को खतूत लिखे।
अक्सर रात में मैं अच्छे मासूम लोगों को रोते बच्चों के साथ दूर तक पैदल जाता देखती हूँ, जिन्हें थोड़े से लोग तंग करते हैं और मारते हैं, यहाँ तक कि वो गिर जाते हैं। वो किसी को भी नहीं बख्शते, बीमार, बूढ़े, बच्चे, हामला औरतें, सबको अपनी मौत के मुंह में जाना पड़ता है। एन की आखिरी तहरीर अगस्त 1944 की है, जिसके बाद इस बिल्डिंग में छुपे सभी लोग पकड़ लिए गए थे और उन्हें हलाकती मराकज भेज दिया गया था। एन फ्रैंक ने मार्च 1945 में वफात पाई। उनकी डायरी से उनका एक इक्तबास जो बहुत मशहूर है। इस सब के बावजूद मुझे अब भी यकीन है कि लोग दिल के अच्छे होते हैं। इससे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को भूली नजर से देख रही हूँ। लेकिन जब आप डायरी पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो हालात की नाइंसाफी से बखूबी वाकिफ थी। एन के वालिद ऑटो फ्रैंक हॉलोकॉस्ट से जिंदा बचने वाले उनके खानदान के वाहिद फर्द थे। उन्होंने अपनी बेटी की डायरी इसलिए छापी ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि उनकी बेटी मोहब्बत और उम्मीद के साथ जिंदा रही। एन हॉलोकॉस्ट के 60 लाख यहूदियों की आवाज बनी। 75 साल लुइजिया लॉरेंस इजराइल जिंदा बचने वालों में से हैं। वो उस वक्त बच्ची थी और एन फ्रैंक के ही मोहल्ले में रहती थी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उन्हें इस सवाल का जवाब देना पड़ा कि वो कैसे बच गईं, जबकि एन फ्रैंक जिंदा ना रह सकी। I'm sorry, I'm the lucky one. मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और वो जिंदा ना बच सकी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और उनके वालिद ने उनकी डायरी शाया की तो उस वक्त हॉलैंड में लोगों को बहुत बुरा लगा था। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि उसकी इशाअत कितनी जरूरी थी। इससे अमेरिका में भी उनकी कहानी जानी गई, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे यकीन था। अनुष बसियान के साथ सबा शाखान, उर्दू VOA। एन फ्रैंक उन लोगों में से हैं जो मुसन्निफ ना होते हुए भी अपने एहसासात को बड़ी खूबसूरती से बयान कर लेते हैं। और कुछ लोग मुसन्निफ बनने की कोशिश करते रह जाते हैं और ये स्ट्रगल जितनी मुश्किल हॉलीवुड में है कम ही जगह होगी। ऐसे ही मुसन्निफों के लिए लॉस एंजलिस में अब एक घर है, और वहाँ होता क्या है आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड इस नौजवान स्क्रीन राइटर की तरह तख्लीकी और पुरजोश लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो लिखने को एक तन्हा जदोजहद करार देते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप एक नामुमकिन ख्वाब और नामुमकिन मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और आपको ये जानकर अच्छा लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। हॉलीवुड के करीब इस घर में 100 राइटर्स एक जगह मिलकर काम करते हैं। यहाँ आइडियाज परवान चढ़ाए जाते हैं। मकान की शरीक मालिक कहती हैं कि राइटर्स अपने घरों में भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ ध्यान बटाने को और भी बहुत कुछ है। घर में ये सोचना बहुत आसान है कि अब लॉन्ड्री का वक्त है, मैं ये खाना पकाना सीखना चाहती हूँ, ये मेरी बिल्ली के खेलने का वक्त है, ऐसी तमाम चीजें। दूसरे लिखने वालों के साथ यहाँ मुसन्निफीन सिर्फ अपनी तहरीर पर तवज्जो दे सकते हैं। स्वीडन में एक एनिमेशन स्टूडियो चलाने वाले ओलिव बर्मन हॉलीवुड के लिए फिल्में बनाना चाहते हैं। ये मेरा और मेरी कंपनी का ख्वाब है कि हम फीचर फिल्में बनाएं। तो इस वक्त हम एक फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन तमाम मुसन्निफ बड़े पर्दे के लिए मैं एक नॉवेल पर काम कर रही हूँ। ये हॉरर फैंटेसी है जिसका ताल्लुक लॉस एंजलिस से है। ये इनका पहला नावल है। ये मुसन्निफ बनना चाहती थी क्योंकि इन्हें पढ़ने का शौक है। इसकी वजह यह है कि मैं पढ़ने की शौकीन हूँ। मुझे ख्याली दुनिया, साइंस फिक्शन और खौफनाक मौज़ूआत पर किताबें पढ़ने का शौक है। नए और पुराने स्क्रीन राइटर्स हॉलीवुड में एक दूसरे की मदद से अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल सल्वन के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। हॉलीवुड का एक बहुत ही मोटिवेशनल घर हमने देखा, और कहते हैं कि घर वो जगह होती है जहां इंसान का दिल लगे। और कराची के एक 90 साल बुजुर्ग का दिल लगता है सिर्फ अपनी वैन में, लेकिन ये कोई आम वैन नहीं है। तो आज मेड इन पाकिस्तान में देखते हैं कि किस तरह सिकंदर अली खान ने अपनी वैन को ही अपना घर बना लिया। पाकिस्तान में बुजुर्ग अफराद ज्यादातर अपना वक्त आराम करके गुजारते हैं, लेकिन सिकंदर अली खान बिल्कुल उन बुजुर्गों की तरह नहीं।
उम्र 90 साल से ज्यादा, मगर शौक है सबसे मुनफरिद। 1973 मॉडल की वॉक्सवैगन वैन उनकी पसंदीदा सवारी है, जिसे उन्होंने बना दिया है घर, जिसमें जरूरत की वो सब चीजें हैं जो एक घर में होती हैं। फिल्म देखने के लिए टीवी, ठंडी हवा खाने के लिए पोर्टेबल एसी, साउंड सिस्टम, माइक्रोवेव और बहुत कुछ। इन सब अशिया को बिजली फराहम करने के लिए है सोलर पैनल। अगर वो काम ना करे तो जनरेटर भी मौजूद है। सिकंदर अली खान कहते हैं वो जवानी से पुरानी गाड़ियों को अच्छी से अच्छी बनाकर रखने के शौकीन थे। वो कई मॉडल्स की वॉक्सवैगनें रख चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी वैन तैयार करें जिसे घर में तब्दील किया जा सके, और वो शाहकार उन्होंने बना लिया। मैं 1926 अक्टूबर को हिंदुस्तान के में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुआ, और इस वक्त मेरी उम्र 90 साल 6-7 महीने हैं। इस वक्त भी मेरे पास माइक्रो है, जो इस वक्त कराची में अपनी वजह की एक है, जिसके अंदर पूरा मकान है, सारी फैसिलिटीज़ है रहने की। यूपीएस लगा हुआ है इस गाड़ी में, इसके अंदर सोलार लगा हुआ है। सोलार से जब तक धूप है टेलीविज़न चल सकता, पंखे चलते, लाइट जलती, और यूपीएस पर जो है माइक्रोवेव चलता, फ्रिज चलता, और छोटी मोटी चीज़ें भी चलती। सिकंदर अली खान को जब बोरियत का एहसास होता है तो वो अपनी अनोखी सवारी के साथ अक्सर साहिल समंदर का रुख करते हैं। वैन की छत पर सीढ़ी के जरिए जाकर चहल कदमी करते हैं। छत पर बैठने के लिए सोफा भी है, फोल्डिंग बेड भी। समंदर को दूर से देखना, अपने छोटे से कैमरे में फोटोग्राफी करना उन्हें पसंद है। ये गाड़ी पूरी मैंने बनाई, यानी जो कंस्ट्रक्शन है, जो कैरावन बनाया, उसको शेप देने में, ऊपर का स्ट्रक्चर की फिटिंग सारा मैंने अपने से किया। इसमें ना किसी मैकेनिक का दखल किसी का नहीं है। सिकंदर अली खान कहते हैं उनके कई दोस्तों ने उनकी वैन खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की, मगर उनका अपनी पसंदीदा सवारी फरोख्त करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। वो कहते हैं कि बीवी की वफात के बाद उन्हें उनके अपने घर में कोई तंग नहीं करता। घर वालों को डर है कि अगर इन्हें तंग किया तो ये घर नुमा वैन लेकर भाग जाएंगे और कहीं भी सड़क पर जिंदगी गुजार लेंगे। क्या आइडिया निकाला सिकंदर साहब ने। घर बैठे बैठे पूरी सैर भी कर लेते हैं, और साथ में डिश एंटीना भी लगा हुआ है। होप के वो व्यू 360 जरूर देखते होंगे। जबरदस्त। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA Urdu, और हमें बताइए कि आप इस शो में क्या देखना चाहते हैं। कल फिर इसी जगह आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। Have a nice evening.